नमस्कार, आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम द हिंदू समाचार पत्र में 8 मार्च 2021 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह सत्र सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक है। इस सत्र में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से उपयोगी होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम कुछ और जानकारियां भी देना चाहते हैं, जैसे कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज के सत्र में जिन विषयों को हम लोग देखेंगे उनकी एक सूची देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को 7 मार्च 2021 को जो प्रश्न पूछे थे उनके जवाब बताऊंगा। इसके बाद चीन की ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नए बांध की योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत की यहाँ पर जो निहित चिंताएं हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तत्पश्चात सावित्रीबाई फुले और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को हम लोग देखेंगे। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। तत्पश्चात निगरानी का विस्तृत क्षितिज, जन स्वास्थ्य और राजकोषीय विवेक, इसके अंतर्गत हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित विषयों को देखेंगे। जन औषधि योजना, इसके बाद फिर शिपिंग काउंसिल ऑफ इंडिया का संबंध महिला सशक्तिकरण के साथ में। तत्पश्चात प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न और मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उत्तरों की जो रूपरेखा है इनको हम लोग देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तनावग्रस्त परिसंपत्तियां मतलब किसी बैंक की ऐसी परिसंपत्तियां जिनमें जो मूलधन है, जो ब्याज है, उसकी वसूली में कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनपीए जो हो गए, गैर निष्पादनकारी जो परिसंपत्तियां होती हैं जिनका मूलधन और ब्याज एक निश्चित समय सीमा के बाद भी प्राप्त नहीं हो रहा होता है, तो उनको एनपीए कह देते हैं। पुनर्गठित ऋण और रिटर्न ऑफ की अवधारणा भी इसी के साथ में जुड़ी हुई है। तो ये निश्चित रूप से सारे तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के उदाहरण हैं। तो 1, 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अब यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, डिजिटल मुद्राएं जैसे बिटकॉइन वगैरह होती हैं, तो अब ये मुद्राएं अमूर्त होती हैं। अमूर्त का अर्थ यह हुआ कि ये जो है कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में होती हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो ये अमूर्त हो गई। सही बात है ये। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, डिजिटल मुद्राओं का व्यापार मूल्य निर्धारण में उपभोक्ता की भावना और मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरण के माध्यम से किया जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर उपभोक्ता की भावना, मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरण, इन सब का कोई यहाँ पर संबंध नहीं है, तो इसका जवाब केवल 1 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन आपको बताना है। भारतीय पेटेंट सुरक्षा दुनिया भर में मान्य है। तो ये गलत हो जाता है, दुनिया भर में मान्य नहीं है, केवल भारतीय सीमाओं के अंदर में ही कार्य करता है। ये पेटेंट एक वैधानिक अधिकार है जो सरकार द्वारा पेटेंटकर्ता को उसके आविष्कार के लिए असीमित समय के लिए दिया जाता है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, असीमित समय के लिए नहीं होता है स्टूडेंट्स, सीमित समय के लिए होता है। अब वो 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, वो अपना सरकार तय करती है। तो ये दोनों ही कथन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा कोई नहीं। आइए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कुसुम योजना का लक्ष्य है। स्टूडेंट्स, यह योजना विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत किसान अपने जो जमीनें खाली पड़ी हैं या बंजर जमीनें हैं वहां पर सोलर पैनल को लगा करके सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर अधिक उत्पादन हुआ है तो फिर वो राज्य की जो बिजली कंपनियां होती हैं उनको ये बेच भी सकते हैं इस सौर ऊर्जा को, जिसके माध्यम से किसानों की आय भी बढ़ाई जा सकती है। आगे चलते हैं। विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसडीआर एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित किया गया है। निश्चित रूप से सत्य कथन है। एसडीआर का मूल्य 4 मुद्राओं के एक समूह पर आधारित है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 मुद्राएं हैं, ना कि 4 मुद्राएं हैं। एसडीआर के समूह की समीक्षा प्रत्येक 3 वर्ष अथवा उससे पहले यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि यह विश्व की व्यापारिक और वित्तीय प्रणालियों में मुद्राओं के सापेक्ष महत्व को दर्शाता है।
तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 वर्ष नहीं है, यहाँ पर होगा 5 वर्ष। तो 5 वर्ष या उससे पहले, तो ध्यान रखेंगे इसको आप लोग यहाँ पर। तो इसके आधार पर दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत हो जाता है, तो केवल एक यहाँ पर सही कथन होगा। आगे चलते हैं। लचीली विनिमय दर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ऐसी विश्वसनीयता होनी चाहिए कि सरकार विनिमय दर को निर्दिष्ट स्तर पर बनाए रखने में सक्षम होगी। स्टूडेंट्स, यह जो विशेषता है ये निर्दिष्ट स्तर पर बनाए रखने में सक्षम होगी। अब ये जो लाइन है इसका संबंध हो जाता है स्थिर विनिमय दर प्रणाली के साथ में। हम लोग बात कर रहे हैं लचीली विनिमय दर प्रणाली, जिसमें कि बदलाव होते रहते हैं। तो यहाँ पर अगला जो कथन है वह है, यह प्रणाली सरकार को अधिक लचीलापन प्रदान करती है और उन्हें विदेशी मुद्रा का अधिक भंडार बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वाला जो हमारा कथन है ये सत्य है, ये वाला पहला वाला असत्य हो गया था। विनिमय दर में होने वाला उतार चढ़ाव स्वतः ही भुगतान संतुलन में अधिशेष और घाटे का ध्यान रखता है। तीसरा वाला भी सही हो जाता है, 2 और 3 सत्य कथन हो जाते हैं। यहाँ पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है गलत है? ध्यान रखना, आपसे पूछा गया है, गलत है। एनबीएफसी को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत निगमित किया गया है। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, एनबीएफसी को जो कंपनीज एक्ट है उसके माध्यम से बनाया गया है। ये चेक जारी नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला कथन भी गलत हो जाता है। जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह सुविधा एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। आप जरा इस बिंदु पर ध्यान दे लेंगे, जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम, इसको आप ध्यान से पढ़ भी लेंगे स्टूडेंट्स, जरा समझिए। जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम एक ऐसी संस्था है जो सामान्य बैंकों के अंदर में जो भी आप धनराशि जमा करते हैं उस पर एक प्रकार का बीमा आपको उपलब्ध कराती है। मान लीजिए एक बैंक है ए और इस बैंक के अंदर में आपने 10 लाख रुपए जमा कर रखे हैं और कुछ ऐसी स्थिति आती है कि इस बैंक को बंद करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको वर्तमान जो नियम है उसके मुताबिक जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम के माध्यम से 5 लाख रुपए आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर बीमा हुआ आपका, 10 लाख जो है रुपए की जगह पर आपको 5 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। ये सुरक्षित है आपका कम से कम। अच्छा बिंदु था स्टूडेंट्स, विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे इसका। आगे चलते हैं। बेरोजगारी को मापने के लिए सामान्य स्थिति दृष्टिकोण संदर्भ अवधि का उपयोग करता है। तो 1 वर्ष इसका जवाब है, फैक्चुअल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूंजी प्राप्तियों का हिस्सा है? तो यहाँ पर 1 और 3 इनका संबंध है पूंजीगत प्राप्तियों के साथ में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन असंभव तृत्व है? अब असंभव तृत्व का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ स्टूडेंट्स होता है कि 3 ऐसी चीजें जो एक साथ नहीं हो सकती हैं। जैसे दुविधा होती है वैसे समझिए तृत्व को आप लोग, दुविधा में 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, वैसे यहाँ पर तृत्व है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं? तो वो है मुख्य रूप से पूंजी का प्रवाह, निश्चित विनिमय दर और स्वायत्त मौद्रिक नीति। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो एक साथ नहीं हो सकती हैं। या तो पूंजी का मुक्त प्रवाह देख लेंगे, या तो निश्चित विनिमय दर हो सकती है, या तो स्वायत्त मौद्रिक नीति हो सकती है। ये एक साथ नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे इसको आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट्स अपना अगला समाचार देखते हैं। इसका संबंध पेज संख्या 1 और 8 के साथ में है। GS1 का जो ज्योग्राफी का जो खंड है उससे हम इसको जोड़ सकते हैं। चाइना गिव्स ग्रीन लाइट फॉर फर्स्ट डाउन स्ट्रीम डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्र एंड चाइना क्लियर्स न्यू डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्र। आइए देखते हैं इसके संदर्भ को। दरअसल स्टूडेंट्स चीन के द्वारा नई पंचवर्षीय योजना के तहत जो कि 2025 के संदर्भ में है, यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के निचले प्रवाह क्षेत्र में बांध बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। आप विशेष रूप से यहां ध्यान रखेंगे इस शब्द को, निचला प्रवाह क्षेत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या हो गया? यार्लुंग जांगबो। उल्लेखनीय है कि यहां ब्रह्मपुत्र नदी के निचले प्रवाह के क्षेत्र में चीन के द्वारा बनाया जाने वाला पहला बांध होगा। इसके पहले चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी और मध्य प्रवाह के क्षेत्र में लगभग 4 बांधों का निर्माण किया जा चुका है। इनमें से एक बांध का परिचालन भी आरंभ हो चुका है। आइए देखते हैं जरा। ये जो नवीन बांध है भारत की जो सीमा है उसके निकट स्थित होगा, जो कि भारत के लिए एक सामरिक चिंता का विषय भी हो सकता है।
चीन की इस नई योजना में जिन्सा नदी के पानी का भी उपयोग करने की बात कही गई है। अब जरा आप लोग ध्यान रखेंगे इन बिंदुओं को। अब जिन्सा नदी जो है स्टूडेंट्स, वो यांगजी नदी का जो है उसका एक स्थानीय नाम है। यहाँ पर पश्चिमी चीन के अंदर में जो यांगजी नदी है वो ऊपरी भाग में जिन्सा के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो 4 बांध जो पुराने वाले हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर डांगू है, जिएक्सू है, जांगमू है और जियाचा है। जांगमू बांध जो है ये तो आरंभ हो चुका है। बाकी जो डांगू, जिएक्सू और जियाचा, इनकी परियोजनाएं जो है निर्माणाधीन है, वो पूर्ण होने की जो है तरफ आगे बढ़ रही हैं, जो हमें जानकारी है अभी तक उसके माध्यम से। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नया बांध बनाने की बात कही जा रही है, वो नया बांध आप इस क्षेत्र के आसपास जहां से जो है ब्रह्मपुत्र नदी एकदम से मुड़ करके भारत के अंदर में प्रवेश करती है, जिसे हम लोग महान अक्षीय झुकाव भी कहते हैं, जहां से नदी एकदम से मुड़ करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब आप लोग स्वयं सोचिए कि अगर भारत के इतने करीब ये बांध बनाएगा तो निश्चित रूप से सामरिक चिंताएं तो हमारे लिए पैदा हो ही जाएंगी। आइए स्टूडेंट्स, अन्य बिंदुओं को जरा यहाँ पर देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है और अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में यह भारत में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है जरा उसको देख लीजिए। चीनी राज्य के स्वामित्व वाली पनविद्युत कंपनी पावर चाइना द्वारा नवीन पंचवर्षीय योजना 2025 के लिए यार्लुंग जांगबो, अभी मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी का जो है तिब्बत में ये नाम है, इस नदी के अनुप्रवाह में पनविद्युत के दोहन के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सरकार के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2015 में जांगमू बांध का परिचालन आरंभ हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डांगू, जिएक्सू और जियाचा निर्माणाधीन है। हालांकि नियोजित परियोजना के स्थान का, जो वर्तमान की परियोजना है, इसका स्थान का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो महान अक्ष संघीय वलन है, जहां से वो एकदम से मुड़ करके भारत की तरफ आती है, और मेडोंग काउंटी में यार्लुंग जांगबो नदी पर स्थित ग्रैंड कैनियन क्षेत्र, जहां नदी का बहाव बहुत तेज है तथा यह अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, इस परियोजना के लिए संभावित स्थान हो सकता है। ध्यान रखिएगा, संभावित स्थान है। इस 50 किलोमीटर लंबाई के अकेले खंड में 70 मिलियन किलोवाट घंटे की पन विद्युत विकसित करने की क्षमता है। यह परियोजना 2060 तक कार्बन तटस्थता की स्थिति प्राप्त करने के चीन के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब भारत का जो यहाँ पर पक्ष है उसकी बात करते हैं। भारतवर्ष 2015 से जब चीन ने जांगमू पर अपनी परियोजना का संचालन शुरू किया था, तब से हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक मुद्दा यह भी ध्यान रखने वाला है कि ब्रह्मपुत्र नदी पूरी तरह से अपने ऊपरी प्रवाह में निर्भर नहीं है। इसके बेसिन का जो है 35% हिस्सा भारत में भी अनुमानित है। अब यहाँ पर एक मुद्दा और ध्यान रखने वाला है, भारत और चीन के बीच कोई जल संधि नहीं है। हालांकि दोनों देश जल संबंधित आंकड़े साझा करते हैं, लेकिन यह बहुत नियमित रूप से नहीं होता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले किसी भी कदम के लिए दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक समझ की आवश्यकता होगी। भारत के लिए चीन को निरंतर वार्ता में शामिल करना एवं जल साझाकरण संधि को अपनाना दोनों देशों के हितों की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और अगले समाचार को देखते हैं। इसका संबंध पेज नंबर 6 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 का जो खंड है सामाजिक न्याय का, उसके साथ में है। प्रस्तुत आलेख में सावित्रीबाई फुले और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो उनके प्रयास रहे, उनका योगदान रहा, उनको समझाने का प्रयास किया गया है। वर्तमान संदर्भों को भी यहाँ पर उठाया गया है। एक अच्छा आलेख बन पड़ा है। आइए देखते हैं। लेखक कहते हैं कि परिवर्तन का स्मरण करना या स्मरण के उत्सव को बदलना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आरंभ किए गए कई अंतर्राष्ट्रीय दिनों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष रूप से जाना जाता है। लगभग एक सदी पहले कारखानों में काम करने वाली महिलाओं के संघर्षों का स्मरण करने के लिए इसका आरंभ किया गया था। समाजवादी आंदोलनों के द्वारा सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया गया। 1920 के बाद से इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा, विशेष रूप से सोवियत यूनियन और चीन की साम्यवादी पार्टियों की
पहल पर। भारत में जब महिलाओं के संघर्ष की बात आती है तब सावित्रीबाई फुले का नाम विशेष रूप से स्मरणीय है। सावित्रीबाई फुले महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। ज्योतिबा फुले जी जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। सावित्रीबाई फुले जिनका जन्म 1831 में हुआ था और औपनिवेशिक भारत में वह अध्यापक बनने वाली पहली महिला थी। यह बिंदु भी आपके लिए महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। 10 मार्च 1897 को उनकी मृत्यु हुई थी और भारत में अनेक विद्वानों के बीच यह एक बहस का मुद्दा है कि भारत में महिलाओं के सम्मान में 8 मार्च का दिन महत्वपूर्ण है या 10 मार्च का दिन महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से हमारे देश में दलित महिलाओं के शैक्षणिक, आर्थिक और श्रम सुधारों के लिए बहुत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हाल ही में हमारे देश में हुए कई आंदोलनों ने महिलाओं की भागीदारी के विषय में हमारा ध्यान खींचा है, चाहे वह शाहीन बाग की दादियां हों या दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन में महिलाओं द्वारा अपने हक की बातों को उठाया जाना हो। कई रिपोर्टों में यह जिक्र किया गया कि वर्तमान महामारी के दौरान किए गए लॉकडाउन में घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई और निश्चित रूप से यह एक असमानता के वायरस के रूप में देखा जाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हम या तो नहीं जानते कि सावित्रीबाई फुले यदि जीवित होती तो वह शाहीन बाग की दादियों से, विद्यार्थियों से, माताओं से, किसानों से और उन महिलाओं से, लड़कियों से क्या कहती जो हिंसा के शिकार हुई हैं। लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि यदि वह जीवित होती तो निश्चित रूप से जाति के बंधनों को तोड़ने के लिए, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को दूर करने के लिए और एक नए प्रकार का सत्य शोधक समाज बनाने के लिए प्रयास जरूर कर रही होती। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ। नाउ एन एक्सपेंडेड होरिजन ऑफ सर्विलांस। जो वर्तमान में आईटी एक्ट के संदर्भ में नए नियम लाए गए हैं उससे जुड़ा हुआ यह आलेख है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 के गवर्नेंस के खंड के साथ में इसका संबंध हम लोग जोड़ सकते हैं। जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, निगरानी का एक विस्तृत क्षितिज। सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियम 2021 की अधिसूचना के बाद भारत में पार्श्व निगरानी और सिटीजन वॉच को बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ोसी निगरानी योजनाएं थीं जिसने सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया था। वर्तमान में तकनीक के द्वारा लोगों पर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के व्यवहार पर निगरानी रखना अधिक आसान हो गया है। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे कि भारत में भी कई क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग चलती है, जैसे कि तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी चलती है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही एक प्लान को लाया गया था। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर सी प्लान एप्लीकेशन को लाया गया था। लेकिन इन योजनाओं के संबंध में बड़े सारे विवाद भी देखे जाते हैं। जरा आप लोग देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इसका उद्देश्य था असामाजिक तत्वों पर निगाह रखना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब इस निगरानी की जिम्मेदारी गांव के ही कुछ लोगों को दी गई थी, लेकिन यहां पर यह देखा गया कि इसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव और अन्य किस्म के विवाद बढ़ गए। यह भी देखा गया कि इस निगरानी योजना में शामिल लोगों ने इसका प्रयोग निजी हितों से प्रेरित होकर किया। तो अगर ऐसी कुछ घटना घटती है तो इसको हम रोकेंगे कैसे? तो यह सब यहाँ पर सोचने वाला मुद्दा है। वर्तमान जो स्वयं सेवकों के संदर्भ में बात की जा रही है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आवश्यकता इस बात की है कि जो वॉलंटियर्स हैं उनके पास अधिक शक्तियां दिखाई पड़ती हैं और इनको नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है, इनके उत्तरदायित्व को संदर्भित किए जाने की आवश्यकता है। अब ये लोग ऐसे नागरिकों के संबंध में भी रिपोर्ट कर सकते हैं जो कि अपने अधिकारों के भीतर किसी सामग्री को पोस्ट कर रहे हैं। तब क्या होगा? यह कार्यक्रम जो है यह श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सीधा उल्लंघन है, जो यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है कि लोकतंत्र में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसा आधारभूत मूल्य है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला समाचार पेज संख्या 7 से लिया गया है। GS3 इकोनॉमी के साथ में इसका संबंध है। हेल्थ फर्स्ट फिस्कल प्रूडेंस लेटर। लेखक यहां पर यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण 2016 से अब तक 8 मिलियन गरीब परिवारों की महिलाओं को घरेलू वायु प्रदूषण से मुक्ति मिली है। इस योजना से LPG का कवरेज 85% से अधिक घरों तक हो चुका है।
जबकि 2011 में यह केवल 1/3 से भी कम था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हालांकि यह भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नए लाभार्थी निरंतर तरीके से एलपीजी की खपत नहीं कर रहे हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि नियमित उपभोक्ताओं की तुलना में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने केवल आधी एलपीजी का उपयोग किया है। अब निश्चित रूप से ये आंकड़े चिंतनीय हैं। अब इसमें लेखक कहते हैं 2 कारण हो सकते हैं। पहला, सब्सिडी के बावजूद एलपीजी की प्रभावी कीमत इतनी अधिक है कि ऐसे लोग उसका वहन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, ग्रामीण उपभोक्ता स्वतंत्र रूप से बायोमास तक अपनी पहुंच रखते हैं। बायोमास अर्थात जंगल की लकड़ियां वगैरह, जिसको जला करके वो खाना बनाते हैं। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि घरेलू वायु प्रदूषण के कारण PM 2.5 में 30% तक की वृद्धि होती है, जो कि परिवहन के साधनों, फसल अवशेष या कोयला जलाने से हुई वृद्धि से अधिक है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को सतत रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और लेखक यहाँ पर सरकार से यह आग्रह करते हुए दिखाई भी पड़ते हैं। लेखक कहते हैं कि महामारी के बाद पुनर्निर्माण के समय में एलपीजी के उपयोग को बनाए रखने के लिए आर्थिक रूप से गरीबों के लिए निरंतर समर्थन न केवल एक राजकोषीय सब्सिडी है, बल्कि यह महिलाओं के उत्पादक समय में वृद्धि करेगा। जल्दी खाना बना लेंगी तो अन्य जो उत्पादक गतिविधियां हैं उनमें वो भाग ले सकती हैं। इसके साथ साथ भारत पर सार्वजनिक स्वास्थ्य का बोझ कम होगा। जब महिलाएं स्वस्थ होंगी, बीमार कम पड़ेंगी, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर जो होने वाला खर्च है वो कम होगा। और यदि महिला स्वस्थ है तो परिवार के अन्य सदस्यों का स्वास्थ्य भी उत्तम ही रहता है। यह एक सामान्य जो है सामाजिक अवधारणा है और इस संदर्भ में यह एक प्रकार का सामाजिक निवेश भी होगा निश्चित रूप से। और यह जो निवेश है वो आने वाले वर्षों में एक स्वस्थ और उत्पादक आबादी के माध्यम से समृद्ध लाभांश प्राप्त करेगा। इसी संदर्भ में लेखक यह कहते हैं कि राजकोषीय विवेक को हम बाद में भी देख लेंगे, लेकिन वर्तमान में जो सबसे अधिक आवश्यक है वह है उत्तम स्वास्थ्य और उसके लिए हमारे द्वारा किए गए प्रयास। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समाचारों को। इस समाचार को पेज नंबर 10 से लिया गया है। जन औषधि इज हेल्पिंग द पुअर सेज मोदी। तो जरा देखते हैं जन औषधि योजना को। आप लोग ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यह योजना वास्तव में 2008 में आरंभ की गई थी। बाद में इसको नए रूप में 2015 में वर्तमान सरकार के द्वारा आरंभ किया गया। अब जो योजनाएं होती हैं स्टूडेंट्स, वहां से उनके विभाग जो उनको चला रहे हैं, ऐसे मंत्रालय, ये प्रश्न आ जाते हैं आपकी परीक्षा में, बहुत ध्यान से देखिएगा। यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के द्वारा चलाई जा रही है और विशेष केंद्रों के माध्यम से आम लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराती है। इसका जो जमीनी स्तर पर जो कार्यान्वयन है वह भारतीय फार्मा PSU ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है और यह जो संस्था है यह फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत जो है आता है। इसके बाद में पेज संख्या 10 से एक और समाचार है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। ऑल विमेन क्रू ऑफ SCI वेसल मेक्स हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो हमारा शिपिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका एक जहाज है स्वर्ण कृष्णा और यहाँ पर जो पूरा का पूरा क्रू है, जो संचालक दल के जो सदस्य हैं वो सब महिलाएं होंगी और निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक गर्व का क्षण है और इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इस जहाज का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वर्ण कृष्णा। शिपिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में इसका संबंध है, तो ये आपके लिए काम की जानकारी यहाँ पर हो सकती है। आइए स्टूडेंट्स, अब समय है प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देखने का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आघात वाद्य यंत्र हैं? तो कामिचा, मृदंगम, पखावज, तबला। विकल्प है आपके केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन / लक्ष्य का भारत एक हस्ताक्षर करता है? सतत विकास लक्ष्य, इस्तांबुल सम्मेलन, महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर सम्मेलन। विकल्प है आपके केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? यह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनता को कम कीमत पर
गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय पीएम बीजेपी के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मैत्री सेतु भारत और किस देश के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही बढ़ाने में मदद करेगा? विकल्प है आपके लिए नेपाल, ईरान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगला प्रश्न है PYQ से हमारा कि जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, वहां से भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन पर चिंता व्यक्त की गई है। इस घटना के लिए प्रेरक कारक क्या हो सकता है या सकते हैं? ज्वार नदमुखों से पोषक तत्वों का निर्वहन, मानसून के दौरान भूमि से जलवाह, समुद्रों में उत्प्रवाह। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला हमारा खंड है यहाँ पर मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है आपके सामने, ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बांध बनाया जाना भारत के लिए चिंता पैदा करता है। विशेष रूप से नदी के निचले प्रवाह क्षेत्र और महान अक्षीय झुकाव के निकट बांध बनाए जाने की योजनाएं। विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। उत्तर की संरचना में आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी की भौगोलिक विशेषताओं को आप बता देंगे। मुख्य भाग में आप लोग यहाँ पर नदी का भारत के लिए क्या महत्व है, चीन की जल कूटनीति। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा तिब्बत से जो अन्य नदियां निकलती हैं उनका वर्णन कर देंगे तो उत्तर आपका अच्छा बन जाएगा कि कैसे तिब्बत के पठार के क्षेत्र को एशिया का वाटर टॉवर कहा जाता है। मेकोंग है, इरावदी नदियां, इनका सबका संबंध है यहाँ से। भारत के पूर्वोत्तर पर सामरिक प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसको आप बता सकते हैं। यहाँ पर पर्यावरण पर क्या असर पड़ेंगे, इसको जोड़ दीजिएगा। और इसके बाद भारत और चीन के मध्य एक जल संधि होनी चाहिए, इसके महत्व को बताते हुए उचित निष्कर्ष आप दे देंगे। एक अच्छा उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। महिलाओं के सशक्तिकरण में सावित्रीबाई फुले के योगदान पर प्रकाश डालिए। 150 शब्द, 10 अंक। संरचना में आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले भूमिका में सावित्रीबाई फुले का आप सामान्य परिचय कर देंगे। इसके बाद आप लोग महिला सशक्तिकरण और सावित्रीबाई फुले के जो प्रयास हैं इनको बता सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदानों को बता देंगे। जाति से जुड़े पूर्वाग्रहों को खत्म करने के प्रयास, और निष्कर्ष में हम इस मुद्दे को जोड़ देंगे वर्तमान के साथ में, और वर्तमान प्रासंगिकता को बताते हुए एक निष्कर्ष लिखने का हम प्रयास करेंगे, तो अच्छा उत्तर हमारा बन जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज का सत्र आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस समय से प्राप्त हो जाएंगे। आज के सत्र को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।